देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। जो बरक़े से बढ़कर हैं, वो अज़्म वफ़ा का पैकर हैं। मैदान विगा में हम गाज़ी, लम्हों में अबू के सर पर हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। जंग किसी मसले का हल नहीं, बल्कि जंग तो खुद ही एक मसला है। मगर जब कोई मुल्क या वहां का सियासतदान अपनी अना की खातिर आपकी सरजमीन पर हमला करे तो जवाब वाजिब बन जाता है। 6 और 7 मई की दरमियानी शब में भारत ने रात की तारीकी में, अंधेरे में हमला करके पाकिस्तान पर साबित कर दिया कि बुज़दिली उनकी घुट्टी में पड़ी है। चलो अच्छा हुआ दुनिया को भी पता चल गया कि असल दहशतगर्द कौन है। गुज़िश्ता शब से भारत की जानिब से पाकिस्तान की सरजमीन पर ड्रोन हमले किए गए। ISPR के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान की सॉफ्ट किल तकनीकी और हार्ड किल हथियारों से अब तक 25 हिरोब अफवाज ड्रोन्स जो है वो मार गिराए हैं। ड्रोन गिराए जाने वाले वाकयात में कराची, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरात, उमरकोट, डहर की घोटकी, चकवाल, सियालकोट समेत मुख्तलिफ इलाकों में गिराए गए हैं। लाहौर के वॉल्टन रोड पर ड्रोन गिरने से 4 फौजी एहलकार जख्मी हुए, जबकि रावलपिंडी फूड स्ट्रीट के करीब ड्रोन गिरने से एक शख्स जख्मी हुआ है। अब कौम की बर्दाश्त खत्म हो रही है। ये मुल्क अमन चाहते हैं। इस मुल्क ने माजी में बहुत कुछ देखा है और काफ़ी गलतियां भी की हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आलमी ताकतें आएँ और पाकिस्तान का चप्पा चप्पा छान मारें। माजी की गलतियों को लेकर हमें अभी निशाना नहीं बनाया जाए। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। इसको भी इन्वेस्टिगेट कर लें। हम तो बैनुल-अक़वामी बरादरी को कहते हैं कि खुदारा ये 80 की दहाई के और 9/11 के बाद के इल्जाम जो है हम हमसे दुलवाएं, हमारी इन्वेस्टिगेशन कर लें। पाकिस्तान का चप्पा चप्पा जो है उसको इन्वेस्टिगेट कर लें। हम तो दहशतगर्दी के खुद विक्टिम हैं। अब सवाल ये है कि आखिरकार दुनिया हमारे माजी को खींच खींच कर कब तक हमें बदनाम करती रहेगी। सवाल ये भी है कि क्या काफ़ी सारे ममालिक पाकिस्तान के नॉर्मल या जो एक स्मूथ हालात होते हैं उनके ख्वाहां नहीं है। यहाँ पर इसी बात पर वापस आते हैं कि कौम इस वक्त शदीद गुस्से में है। आज जो ड्रोन हमारे शहरों के अंदर तक घुसे हैं, उस हवाले से अब कौम बदला चाहती है। क्या बदला लिया जाएगा या फिर पाकिस्तान अभी तक भारत का जो नुकसान कर चुका है बस वही बदला था। अतातार ने असेंबली में खड़े होकर कहा कि जवाब आएगा, भरपूर आएगा। क्या कहा, आइए सुनते हैं। आप शुरुआत तो आपने कर दी, मगर आगे ये मामला कहां जाता है ये फैसला इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे। रेस्ट अश्योर्ड जवाब आएगा, भरपूर आएगा। वो कब आता है, किस शक्ल में आता है, इसका फैसला छोड़ दिया गया है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने फैसला करके आर्म फोर्सेस को ये इख्तियार दे दिया है, तो इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान का निशाना आखिर क्या होगा। क्या पाकिस्तान का जवाब हालात मजीद कशीदा बनाएगा। भारत में पाकिस्तान के जवाब का सुनकर हलक सूख गया है और भारत में खौफ की फजा है। 45 से जायद एयरपोर्ट्स बंद किए गए, जबकि राजस्थान और पंजाब में 300 किलोमीटर तवील ब्लैक आउट है। साथ साथ मोदी ने एक और घिनौनी साजिश की। कल रात भारतीय रियासत पंजाब में भारत की जानिब से खुद पर हमला करके पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया गया है ताकि भारतीय पंजाब के सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। मोदी का असल हदफ सिखों और पाकिस्तान में नफरत का बीज बोना था, जो कि मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। दूसरी जानिब कुछ सोशल मीडिया पेजेस हुकूमत और आर्मी की पॉलिसी से नाखुश नजर आते हैं।
वो पेजेस पाकिस्तान आर्मी के लिए कह रहे हैं कि हमने मौसर जवाब नहीं दिया अब तक। सवाल ये भी है कि संगीन मसले को भी सियासी अंदाज और सियासी अन्ना की आंख से देखा जा रहा है। आखिर क्यों? क्या हालात नॉर्मल होने के बाद अपोजिशन हुकूमत को मौजूदा हालात से मुतालिक फैसले साजी पर भी तनकीद करेगी? ये भी बहुत सारे सवाल आते हैं। इसी सब पर बात करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद है शादाना गुलजार हैं, मेंबर कौमी असेंबली है PTI से। उनको खुशामदीद कहूँगी। बहुत शुक्रिया शादाना गुलजार साहिबा आपका फॉर ज्वाइनिंग अस। शादाना साहिबा, आप लोग भी देख रहे हैं सारी सिचुएशन और हुकूमत की पॉलिसीज़ भी आपके सामने हैं। ख्वाजा आसिफ के स्टेटमेंट्स, चाहे वो इंटरनल लोकल मीडिया पर हो, डोमेस्टिक मीडिया पे या इंटरनेशनल आउटलेट्स पे जाके जहां वो बातें कर रहे हैं, आप लोग इससे कितने मुतमईन हैं सो फार? बहुत शुक्रिया रिदा आपके शो पे बुलाने का। ये आपने जो शुरू में भी बातें की, जो आपने सवाल भी पूछा, आज जो हम डिस्कशन करेंगे, जितना भी हमारा टाइम है, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू है मोदी, जिसको बुचर ऑफ गुजरात या गुजरात का कसाई कहते हैं। मोदी की एक खासियत है कि वो कभी भी अहले किताब को जिंदा नहीं रहने देता, चाहे वो कश्मीर के मुसलमान हो या वो गुजरात के हों या वो क्रिश्चियंस हो। जस्ट बाय द वे, हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा बड़ा एक्सपोर्टर है बड़े गोश्त का, जिसे गाय माता बोलते हैं। लेकिन मुसलमानों को इंडिया में लिंच किया जाता है, उनकी खाल उधेड़ के उनको दरख्तों से लटका दिया जाता है। तो मोदी की तो कुल तारीफ यही है कि वो एक इंसान के रूप में जानवर आसमान से उतरा है जमीन पे। नेचुरली सब अल्लाह की मखलूक है, लेकिन शैतान की हमने एक गंदी शक्ल देख ली। अच्छा, उसका तो हमेशा एक आदत रही है कि जब वो टाइट स्पॉट में होता है, मोदी हमेशा पाकिस्तान पे अटैक करता है। आप देख ले कि हम साइज में इंडिया से छोटा मुल्क है, खितार्स वो ज्यादा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गैरत और बहादुरी में हम उनसे मीलों आगे हैं। आई गिव एन एग्जांपल। जब ये बुचर ऑफ गुजरात था और उसको वीजा नहीं मिला था अमेरिका जाने के लिए, तो ये भीगी बिल्ली की तरह दुम दबा के टांगों के दरमियान भाग जाता था, जिनीवा चला जाता था और वहां पे अमेरिकनों की भीख मांगता था। ये जो उनका है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, खुदा का वास्ता मेरी इज्जत जारी, मैं चीफ मिनिस्टर गुजरात हूँ, मुझे अमेरिका आने दो। तो वो कहते थे कि तुम पहले सबूत दो कि तुमने गुजरात में मुसलमानों को क्यों दिन दहाड़े मार दिया था। दिस इज मोदी सम टोटल अ मर्डर। इमरान खान ने कहा था स्मॉल मैन इन बिग ऑफिसेस। अब दूसरा, मोदी की एक आदत है कि जब इंडिया में इनका डोमेस्टिक पॉलिटिक्स खराब हो जाती है, ये पाकिस्तान का रुख करता है। इनकी एक पुरानी बेशर्मी है। इनकी इलेक्शंस में भी पाकिस्तान की बात होती है। हमारे इलेक्शन में मोदी को कोई घास नहीं डालता कि मोदी क्या चीज है। हम आपस में ही डिस्कशन कर रहे होते हैं, डेमोक्रेसी पे, फॉर्म 47 पे, फॉर्म 45 पे, मरियम नवाज पे, बिलावल पे। वहां पे उनको पाकिस्तान याद आ जाता है। हुआ ये है कि इसका गंदा सा दोस्त है मोदी का, गौतम अडानी। उसने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में फ्रॉड किया था 2021 से, और तब से इसकी 24 नवंबर से, और उससे इन पे एलिगेशंस है, सिवियर एलिगेशंस है। और राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि मोदी जो है एक गंदे चोर का दोस्त है। तो इसकी हुकूमत इस वक्त इज इन ट्रबल। तो इसने क्या सोचा कि जिस तरह इसकी पुरानी आदत है, मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगी जो इंडिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करता रहा है और डालता उसका ब्लेम पाकिस्तान पे है। अब लेट्स कम टू जो आपने ख्वाजा आसिफ के बारे में सवाल पूछा कि फॉर्म 47 की हुकूमत के रिस्पॉन्सेस से मैं कितनी मुतमईन हूँ। मैं तो एक आम पाकिस्तानी, मैं खान साहब की स्पोक्स पर्सन नहीं, मैं PTI की स्पोक्स पर्सन नहीं। हाँ, मैं एक हल्के की MNA जरूर हूँ, एक पाकिस्तानी अवामी सिटीजन जरूर हूँ, और मेरा एक ओपिनियन है एंड माय ओपिनियन काउंट्स। एंड आई टेल यू व्हाट, जब इमरान खान ने बात कही थी, जब इन लोगों ने ड्रामा किया था हमारे पास, पहले पुलवामा 1 अपनी 40 सोल्जर्स उड़ा दिए थे, फिर पुलवामा 2, खान साहब ने क्या कहा था कि हम इंडिया को पहले जवाब देंगे और बाद में सोचेंगे। और इसका सबूत मैं आपको ये देती हूँ कि अयाज सादिक साहब ने असेंबली में खड़े होकर जनरल बाजवा की हालत खराब कर दी थी कि उनकी टांगे कांप रही थी, माथे से पसीना गिर रहा था और वो डर रहे थे रिटेलिएट करने को। और इमरान खान और हमारी पाक एयरफोर्स ने मिलकर जो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, उसमें जनरल बाजवा कुछ नहीं कर पाया। ये मैं नहीं कहती, सादिक ने कहा। वही पार्ट 2, PDM पार्ट 2 अब जो आप बैठा हुआ है पाकिस्तान में, आप जरा अदा तारक की स्टेटमेंट्स देख लें, नून लीग के बाकी जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं। मरियम की खामोशी इज क्रिमिनल, नवाज शरीफ की खामोशी उससे ज्यादा क्रिमिनल। और उसके बरक्स आप क्या देखें, मोदी क्या कहते हैं इंडियन टीवी पे कि मैं तो मरियम नवाज की बेटी की शादी पे बगैर वैसी की पाकिस्तान वीजे के पाकिस्तान में घुसा था, मैंने चावल खाए थे नवाज शरीफ के घर में, और अभी नवाज शरीफ की जो नवासे की शादी थी तो मैंने जिंदाल को भेजा था बगैर वीजे के। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री। हमारी अफवाज, हमारी एयरफोर्स इनका मुंह तोड़ दे एक सेकंड में, चाहे न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, नो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। चाइना ने इनसे 1000 किलोमीटर ले लिया था लद्दाख के इलाके में, क्या ये एक लफ्ज बोल सके?
मुझे बताएं, जनरल बिपिन रावत को किसने मारा था, क्यों मारा था, किसने उससे बदला लिया था? ये एक बुजदिल कौम है, एक बुजदिल इनके जर्नैल है हिंदुस्तान की, और बुजदिल मोदी है। प्रॉब्लम यह है कि हमारी तरफ ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, इनकी कोई वक़्त ही नहीं है। इनकी लीडर्स की स्टेटमेंट्स आप सुन ले, द क्रिमिनल साइलेंस दैट कम्स फ्रॉम देम। अभी क्या कहा उसने कि ये लड़के ने, क्या नाम है, अता तारर ने और ख्वाजा आसिफ ने, कि जी हम सोच रहे हैं कि हम किस किस्म का रिस्पॉन्स देंगे। प्राउड ऑफ द आर्मी, प्राउड ऑफ द एयरफोर्स, उन्होंने क्या क्लेम किया कि उनके 25 ड्रोन हमने गिरा दिए हैं, और इसमें मुझे कोई शक नहीं है। ये काम है अफवाज पाकिस्तान का। ये टेढ़े मुंह वाले जो बैठे हुए ना असेंबली में, ये जो कुरान पे झूठी कसम खा के बैठ जाते असेंबली में झूठे ओहदों पे, they are destroying our credibility. They cannot touch our defenses. Alhamdulillah, we will be safe. But what they are doing is giving us a black name in a tough time. ठीक हो गया। अच्छा शहनाज साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं बिल्कुल ये जो मोदी का बैकग्राउंड भी है और एक एक्सट्रीमिज्म पॉलिसी भी है। ऑफ कोर्स ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है किसी भी तौर से। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में हम कंटिन्यूसली ये बात कर रहे हैं कि एक डायलॉग होता है, एक पॉलिटिकल सोच होती है, एक टेबल पे बैठ के निगोसिएशन होती है, लेकिन वो सिचुएशन हमें नज़र नहीं आ रही। दूसरी जानिब जहाँ पे उन्होंने ये हमला हम पे किया है, हम अभी तक सो फार डिफेंसिव पोजीशन पे हैं, हम रिस्ट्रेन करे हैं, और ऑफ कोर्स हुकूमत की पॉलिसी भी अपनी तौर पे हमारे सामने इस सारी सिचुएशन में आज डेवलपमेंट हुई है। जाहिर सी बात है क्योंकि लोगों का भी एक प्रेशर एक सामने डेवलप हो रहा है, आम लोगों के ऊपर, सिविलियंस के ऊपर, आम आबादी के ऊपर जब वो निशाना बनाएंगे और टारगेट करेंगे तो ऑफ कोर्स उसका भी एक प्रेशर आएगा, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं अब कि 12 हमारे शहरों में हमला हो चुका है सो फार, हम क्यों स्टिल डिफेंसिव पोजीशन में हैं, व्हाई वी आर नॉट कमिंग इनटू अटैकिंग पोजीशन डिस्पाइट वे जस्ट रिस्ट्रेनिंग देम इन डिफेंसिव वे। हम पे फिर भी एलिगेशंस लगा रहा है भारत, क्योंकि उसका काम है प्रोपेगेंडा करना, प्रोपेगेट करना, और वो उसी नेविगेशन पर अभी तक जारी बस आ रही है। कीपिंग दैट इन व्यू, आज ये बात अब आ रही है कि ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा जो हैं वो कह रहे हैं कि जी ड्रोन हमलों के बाद भारत पर पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई यकीनी हो गई है। फिर वज़ीर आज़म ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को जो है वो मार्को रूबियो को जो है वो राब्ता किया है उन्होंने, और उनसे जो बात हुई है सारी वो उन्होंने उसमें भी यही बात हाईलाइट की कि जी हमें किसी भी तरीके से जो है वो अब जवाब तो देना पड़ेगा क्योंकि ये सारी सिचुएशन बन गई है। अब सवाल अगेन यही है कि हमें वाकई अटैकिंग पोजीशन पे जाना है, बिकॉज हमारी भी स्टेक है, हमारी भी इज्जत है, हमारा भी ये सवाल यही है कि अगर ये इसी तरह से अटैक करते रहे और अगर हमने जवाब नहीं दिया और हम सिर्फ डिफेंसिव पोजीशन में रहे तो वो तो हमें और शायद कमजोर समझेंगे। बहुत शुक्रिया रिदा, आप एक बहुत ही पढ़ी लिखी जर्नलिस्ट है, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन आपकी जो क्या कहते हैं, आप एक नरम दिल खातून है, मैंने आपकी इन बातों से ये जरूर समझ लिया। आप रहम फरमा रही हैं इन बुज़दिलों पे, इनको डिफेंसिव कह के। देखिए, डिफेंस का तो मतलब ही दिफा होता है। ये डिफेंसिव पोजीशन पे नहीं खड़े, ये बुज़दिल पोजीशन पे खड़े हैं, कावर्डली पोजीशन पे खड़े हैं। ऑफेंस तो तब होता कि इंडिया पे हमने अटैक किया हो, डिफेंस तब होता है जब उन्होंने हम पे अटैक किया, हम उसका जवाब दें। वो दोनों नहीं हुआ, ना हमने अटैक किया ना हम अटैक का जवाब दे रहे हैं। बकौल हमारे फॉर्म 47 के मिनिस्टर की, जिनका मेन स्टे ये है कि वो रेहाना डार जैसे खवातीन के कपड़े फाड़ते हैं, तो आप खुद सोचिए कि कितना बुज़दिल आदमी होगा। वो पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री चला सकता है? दिस इज माय पर्सनल क्वेश्चन। नहीं, मेरा शायद सवाल एक मिनट, सॉरी मेरी शायद बात मिस कैलकुलेट हो गई है। मैं जो डिफेंसिव कह रही हूँ, नहीं मैं जो डिफेंसिव बेसिकली कह रही थी, मेरा मकसद ये था कि हमारी पोजीशन, क्या हम अभी सिर्फ डिफेंसिव पोजीशन में, अभी हम अटैकिंग पोजीशन में गए नहीं है ना, अटैक तो वही कर रहे हैं हम पे कंटिन्यूअसली। जी, हम अटैक क्यों करेंगे? हम पे अटैक हुआ है, हम उसका जवाब देंगे जिसे दिफा या डिफेंस बोलते हैं। रिटेलिएट नहीं कर पा रहे हम, जी वही रिटेलिएट, तो वही डिफेंस हो गया ना। रिटेलिएशन और डिफेंस एक ही चीज हो गई ना। पाकिस्तान का दिफा करना है, पाकिस्तान का बदला लेना है। हमारी 5 मसाजिद तहरीर कर दी, हमारे 25 खवातीन और बच्चों को मार दिया, वो अटैक नहीं है, वो डिफेंस है पाकिस्तान का। अब मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ, सबसे सवाल, मैं तो इत्तेहाद से हूँ ना, आपकी बेटी को जब कोई कोल्ड ब्लड में आके मार दे, आप क्या करेंगे? आप मुझसे कहेंगे कि आज हम मेज पे बैठते हैं ताकि मुझे आपकी बेटी ना मारनी पड़े वापस बदले में, कि आप जाके पहले उसके घर पे बमबारी करते हो और फिर उससे नेगोशिएशन करते हो अमन की? आप मुझे खुद बताओ, एज अ कॉमन सेंस पर्सन।
नहीं, ऑफ कोर्स आप जो आपकी बेटी को मारेगा तो आप उसको उनसे आप माफी पलट के मांगेंगे, मारेंगे यकीनी तौर पे। जी जी मुंह तोड़ेंगे ना उसका। जी, बिल्कुल खान ने ऐसे यही ही, बात नहीं कही बिल्कुल ऐसे कि ही। पहले यही हम यही तो रिटेलिएट सवाल करेंगे, मेरा आपसे है फिर कि हम हमने अभी तक नहीं सोचेंगे। किया। आप इसको कैसे देख रहे हैं कि अभी तक ये डिले हो गया है? आप समझते हैं कि अब तक हो जाना चाहिए, या आप समझते हैं कि ये भरपूर तरीके से होना चाहिए? देखें, जो लोग इन पर्टिकुलर नून लीग ग्रेटर पंजाब के ख्वाब देख रही हो, जो समझते हैं कि पठान पाकिस्तान की बासी नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा वाले हम उनके दुश्मन हैं, लेकिन मोदी वो उनका भाई है, उनका चाचा है, उनके लिए साड़ियां लेके आता है, और हम चाहते हैं कि ग्रेटर पंजाब बने, यानी पाकिस्तान का पंजाब और इंडिया का पंजाब इकट्ठा हो जाए। तो उन लोगों में क्या ये जबान, ये दिफाई कैपेबिलिटी हो सकती है? उनमें वो जहनी स्ट्रेंथ हो सकती है जो दिफा में, जो रिटेलिएशन में उसकी जरूरत होती है, जो दरकार होती है? मेरे 100 मसले मसाइल होंगे, 100 पार्टियों से, जमात इस्लामी से भी मेरा मसला होगा, मेरा 1000 पार्टियों से, लेकिन इसकी ये जो हॉलमार्क है ना कमजोर बातों की, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी का फोटे है। ये लोग बड़बड़ बड़बड़ इमरान खान के बारे में तो सब कुछ कह सकते हैं। डू यू रिमेंबर हाउ दे ट्रीटेड अभिनंदन लाइक किंग? डू यू रिमेंबर हाउ दे, कुलभूषण यादव का पता नहीं चल रहा कि वो किधर है बाय द वे, जब किसी से सवाल पूछना जवाब नहीं होता। नून लीग की किसी एमएनए एमपीए सेनेटर से पूछ लो कि व्हाट इज योर लाइन ऑफ एक्शन, देयर इज नो रिस्पॉन्स। पीपल्स पार्टी से पूछ लो, जी हम तो हुकूमत में नहीं है। पता नहीं कैसे हुकूमत में नहीं है, इनका वोट पीडीएम के पास है, इनकी कमिटीज हैं इनके पास, इनकी हॉलीडेज हो रही होती है ऑफिशियल एक्सचेकर पे, लेकिन ये कहते हैं नून के साथ हम है नहीं। वो तो खैर मुनाफिकत की पार्टी बन चुकी। मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान को कोई बाल भी बीकर नहीं कर सकता। आई हैव 100% फेथ इन माय आर्म्ड फोर्सेस, लेट बी वेरी क्लियर। ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, थ्रू एंड थ्रू ये फिक्स्ड मैच है। मैं जिंदा हूं ना हूं, 5 साल बाद यू विल पुट द जॉइन द डॉट्स। इस वक्त एक डेस्परेशन में मरियम, बिलावल, मोदी, ये सारा कचरा जो है बड़े सगीर का, इनको स्टेट्समैन या स्टेट्सवुमन बनने का शौक है, एंड दे यूजिंग इनोसेंट सिविलियंस टू डू दैट फॉर देम। मैं आपको इतना बता दूं कि अगर जो हमारे 25 लोग शहीद हुए हैं, जो हमारी 5 मसाजिद शहीद हुई हैं, अगर इसका बदला नहीं लिया गया, आई कैन अश्योर यू कि ये पाकिस्तानी अवाम जाती उमरा और बिलावल हाउस जाके इन लोगों को फांसी देगी। एंड व्हाट आई फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग कि आज जो पिंडी में, लाहौर में टारगेट्स हुए हैं, उसमें बिलावल हाउस सिंध में बच गया, और ये क्या नाम है इसका, जाती उमरा, इतने बड़े बड़े टारगेट्स हैं, ये कैसे बच गए? सिविलियंस को तो एक सेकंड में लोग मौत की घाट उतार देते हैं। डरते किस चीज से? लेट मी बी वेरी क्लियर रिदा, देयर इज समथिंग वेरी फिशी गोइंग ऑन हियर। मेरे मुल्क को अल्लाह कुछ ना करे, मेरा कोई फॉरेन पासपोर्ट है नहीं, ना मैं लंदन में हाइड पार्क में मेरे अपार्टमेंट्स हैं, मैं इसी पाकिस्तान की बासी हूँ। हम पहले से ही से मार खाए हुए हैं, 77 साल से दहशतगर्दों से मारे खा रहे हैं कि हमारे हल्के में गैस, तेल, कोयला और कीमती मादनियात होती हैं। हम तो पाकिस्तान के लिए वो कबाइल है, मेरा इलाका उन कबाइल का है जो कश्मीर गए थे 1947 में अपने भाई बहनों के लिए सर कटवाने के लिए। हमारा सर, हमारा लहू पाकिस्तान के लिए हाजिर है, बट मरियम, बिलावल और इन ड्रामेबाजों के लिए नहीं हाजिर। और आप मेरी बात पे बिल्कुल यकीन मत करें, आप नून के और पीपल की जो क्रिमिनल खामोशी है, जो एक दिल दुखता है पाकिस्तानी का कि ये किस किस्म के लोग हैं, ये किस किस्म की बातें करते या नहीं करते फॉर दैट मैटर। जब बीएलए ने हमारे 400 जवानों को उठाया था, ये इसी पीटीआई ने चीख चीख के बोला था कि इस नवाज शहबाज शरीफ ने अगर 9 अरब रुपए बिलावल को देने थे, जो कहते हैं मैं बहुत बड़े नाना का नवासा हूँ, पोता हूँ, जो भी है, और उसको अपने पैसे दिए कराची की डेवलपमेंट के लिए, क्या वो पैसे अफवाज पाकिस्तान को नहीं दे सकते थे? हमारे निहत्थे लड़कों को, बेगुनाह लड़कों को ट्रेन में कराची, बलूचिस्तान में घुमाया जा रहा था, और उनको पैसे देते C-130 के। उनको पता था वो खतरनाक एरिया है। मैं तो कहती हूँ कि ये मेरे टैक्स पेयर, मेरा, जिस तरह इमरान खान कहते हैं, मेरी फौज, मेरी जवान, मेरे पाकिस्तानी, मेरा खून। उसमें याद रखिए, किसी ब्यूरोक्रेट, किसी मौलवी, किसी एमएनए एमपीए का बेटा नहीं तो फौजियों में जो अगवा हुए हैं। तो इसलिए आपको बताती हूँ कि ये लोग इतने इतने नाक कटे हुए लोग हैं। लेकिन अगर दुश्मन समझता है कि हमारे जो इंटरनल मसले हैं उससे हम पाकिस्तान से पीछे हट जाएंगे, नॉट फॉर अ सेकेंड। आई स्टैंड विद पाकिस्तान, आई डू नॉट स्टैंड विद जरदारी और मरियम, आई स्टैंड विद पाकिस्तान। लेट माई डेथ कम, लेट मी सफर फॉर पाकिस्तान, बट पाकिस्तान शुड नॉट सफर, नॉट फॉर अ सेकेंड। ओके, वेरी वेल पर्टिनेंट पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया। शानदाना गुलजार हमारे साथ थी, एमएनए मेंबर कौमी असेंबली पीटीआई से। जाऊंगी मैं लेफ्टिनेंट जनरल सेंटर अब्दुल कयूम मुस्लिम लीग नून से, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है उनकी तरफ। सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। जी सर, सवाल यही है, इस वक्त सूरत हाल आपके सामने है, DGI SPR की थोड़ी देर पहले अभी एक और प्रेसर होती है,
भारत हम पर अटैक करता है और फिर खुद ही विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश करता है। एक प्रोपेगेंडा है जो काफ़ी दिनों से नेविगेट किया जा रहा है उनके मीडिया चैनल्स के थ्रू। और ऐसी सूरत हाल में एक और भी बात जो मेरी नाक़िसुल अक़ल में लगती है और आप उस पर बेहतर अपना एनालिसिस दे सकते हैं, लगता है ये कि भारतीय इस्टेब्लिशमेंट और भारतीय हुकूमत भी एक पेज पर नहीं है, क्योंकि एक तरफ से हमला होता है, दूसरी तरफ से जो है वो झंडा लहरा दिया जाता है, एक तरफ से मिसाइल दागे जाते हैं, दूसरी तरफ से अरब ममालिक की तरफ भागा जाता है, उनकी तरफ देखा जाता है और कहा जाता है कि जी आइए सॉलिसिटर का किरदार अदा कीजिए। तो ये एक अजीब सी कशमकश है और एक अजीब सी जो है ना उनके दरमियान लग रहा है कि अभी तक वो किसी एक नैरेटिव पे भी नहीं पहुंचे, खुद भी एक पेज पर नहीं है कि उन्होंने करना क्या है। देखें रिदा, जो इंडियन मिलिट्री लीडरशिप है ना, वो भी ये पता है कंट्रीज के अंदर क्लैश का क्या हो सकता, और सेकेंडली उनको पाकिस्तान आज और पाकिस्तान कौम हैं उनका भी पता है और हमारी प्रोफेशनलिज्म का भी पता है। तो मजा भी उन्होंने चख लिया जब बालाकोट का मसला हुआ, या अगले दिन एक रात आप 80 जहाज लेके आए और टॉप ऑफ प्लेटफॉर्म है राफेल का, तो उनको लूज करके जिनकी एक की प्राइस $1 मिलियन और साथ वो तकरीबन $50 मिलियन का, साथ में ओवर $1 बिलियन का लॉस करके, तो दैट इज आप बात कर रही है ना कि एस्टैब्लिश, तो यही है। उधर जो इंसेंटिव है मोदी का वो यही है कि उसने पॉलिटिकल अपने इक़्तिदार को हवालत देनी है। बिहार के इलेक्शन आने हैं, वो रेडिकल हिंदुओं के वोटों पे चढ़ के आया है, चढ़ के आगे रहना चाहता है, और दैट इज द रीजन कि उसको ये नहीं पता कि आगे होना क्या है या इससे हमें क्या नुकसान होगा या फायदा होगा। उसकी एक हकारत वो अपनी जगह कायम। अच्छा सर, आपकी आवाज़ ना बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो रही है और मैं जो चाह रही हूँ कि आपकी आवाज़ ज़रा क्लियर जाए, हम दोबारा से आपको कनेक्ट करेंगे। मैं चाहूँगी कि जनरल साहब को दोबारा कनेक्ट करें ताकि बिल्कुल क्लियर उनका स्टांस जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल साहब से इस वक्त उनका व्यू पॉइंट लेना। वो सारी चीज़ों को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और लम्हा ब लम्हा इसके ऊपर अपने व्यू पॉइंट देते रहते हैं। जनरल कय्यूम की एक्सपर्टीज़ हैं फॉरेन ऑफिस और फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस एज एन एनालिस्ट, और बहुत अच्छा तज्जिया देते हैं। और मैं चाहती हूँ कि वो ज़रा वाइडर वे में ज़रा क्लियर व्यू उनका जाए, क्योंकि भारत इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रोपेगेशन की तरफ है, प्रोपेगेट कर रहा है, प्रोपेगेटिंग कर रहा है। उसमें ये कि जी भारतीय एयर बेस पठान एयरबेस के हवाले से कह रहा है कि जी हमारे ऊपर अटैक किया है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है और इसको हम कतई तौर पर रिफ्यूज़ कर चुके हैं, निगेट कर चुके हैं। मैं वापस जाऊंगी, लेफ्टिनेंट जनरल सेंटर अब्दुल कय्यूम हमारे साथ मौजूद हैं। सर मैं चाहूंगी थोड़ा सा अगर आप रिपीट कर दें अपने स्टांस को जो आप बात कर रहे थे, क्योंकि डिस्टॉर्शन गई थी तो लोगों तक वो मैं चाह रही हूँ बेहतर तरीके से आपकी बात जाए। जी सर। देखिए मैं लाइन नंबर पे हूँ और इस पे तो क्लियर आनी चाहिए आपको आवाज। जी अब सही आ रही है। जी सर अब सही है। जी सर। तो मकसद मैं ये कह रहा था कि इंडिया के अंदर जो आप बात कर रही हैं एस्टेब्लिशमेंट के और पॉलिटिकल लीडरशिप के दरमियान गैप है जी, तो वो अंडरस्टैंडेबल है, चूंकि मिलिट्री लीडरशिप उनकी ये समझती है कि उनका मुकाबला एक दुनिया की हार्डन्ड आर्मी और एक प्रोफेशनल एयर फोर्स और आर्मी और नेवी के साथ है, और दो न्यूक्लियर कंट्रीज जब आपस में किसी लिहाज से भी किसी डुअल में जाते हैं तो उसके नताइज हिरोशिमा और नागासाकी तक के निकल सकते हैं। तो इसलिए वो ये नहीं करना चाहते। तो अभी हमें अपने तौर के ऊपर ये अल्लाह का करम है कि अफवाज पाकिस्तान ने अभी भी उनके पहले डुअल में 5 जहाज गिराए जिनकी की जो कीमत है वो $1 अरब से भी ज्यादा है। तो और भी उनको सख्त हो, तो अभी ये ड्रोन श्रोन भेज रहे हैं। वो चाहते ये हैं कि इनके ऊपर हमारा कोई एयर डिफेंस का वेपन खुले तो उनको लोकेशन उसकी पता हो, या अपने लोगों के आगे वो शर्मिंदगी छुपाने के लिए कुछ एक अमृतसर में भी इन्होंने अपना सिखों को हमारे खिलाफ वरगलाने के लिए, और इसी तरह जो पठान एयरबेस का एक प्रोपेगेशन चल रहा है जी, प्रोपेगेट कर रहे हैं प्रोपेगेंडा जी। तो इसी तरह जो इनका करतारपुर का एरिया है उसकी तरफ भी इन्होंने एफर्ट की है करने की। तो मकसद यही है कि
खुदा का करम है, हम पाकिस्तान का जो है क़यादत महफूज ज़ातों में है। हमारी आर्म फोर्सेस की बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर इनकी पजीराई है और लोग समझते हैं हम किसी ट्रैप में आने वाले नहीं। हम अपना रिएक्शन, जैसे हुकूमत ने कहा है आर्टिकल 51 ऑफ द यूनाइटेड नेशन के तहत हमारा राइट टू डिफेंड है, डिफेंस है, और वो हम अपने टाइम और अपनी स्केल के मुताबिक और अपनी चुनी हुई जगह के मुताबिक वो करेंगे। अच्छा, मैं आपका एक हवाले से सर आपकी मौजूदगी को होते हुए एक क्रिटिक एनालिसिस आपका इस पे मैं थोड़ा सा लेना चाहूँगी। एक नैरेटिव ये भी है इस वक्त चल रहा और एक बयानिया है, जाहिर सी बात है लोगों के फीलिंग्स अटैच्ड हैं बहुत ज़्यादा इस सारे मामले से पाकिस्तानियों की, एंड दे आर स्टैंडिंग विद देयर फोर्सेस स्टैंड बाय साइड। लेकिन द पॉइंट इज़ साइड बाय साइड, बट द पॉइंट इज़ दिस कि लोग ये कह रहे हैं कि अभी तक जिस तरह उन्होंने हम पे ड्रोन्स के अटैक किए हैं आज, और एक दो सिटीज़ में नहीं, इट्स ऑल अबाउट ऑलमोस्ट 10-12 सिटीज़, और वो कराची तक में पहुंच गया मामला। तो कीपिंग दैट इन अ व्यू, हम अभी तक कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे? हम सिर्फ एक रिस्ट्रेंट पोजीशन में या डिफेंसिव पोजीशन में क्यों हैं? लोग चाहते हैं, लोगों का जोश व जज्बा है, बहुत ज़्यादा खून भी गर्म है कि जी हम भी अटैक करें, हम भी वहाँ पे कुछ इस तरह से करें कि उनको पता चले, क्योंकि अभी तक हमने किया नहीं है, लेकिन वो प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया, उन्होंने विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर दिया ऑलरेडी। देखिए, आपने अगर कुछ ना किया होता तो उनके 5 जहाज ना गिरते, वो सिर्फ हवा में ऐसी मुअल्लक होके नहीं गिर गए। पहली रात को जो कुछ उन्होंने किया उसका जवाब उनको मिला है जी। इसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल पे वो जो कुछ कर रहे हैं उसके जवाब में ऑलमोस्ट मोर देन 40-50 सोल्जर्स उनके डेथ हो चुकी है। बहुत सी चीजें बाहर आते आते टाइम लगता है। इसी तरह ये जो ड्रोन का है, इसकी एक हिकमत अमली तय हो रही है और वो उसके मुताबिक होगी। आपने लोगों के हल्लाशेरी के ऊपर इस तरह के एक्शन नहीं कर सकते, और अपने तौर के ऊपर आप ये देख रहे हैं और हर चीज को उसको कंट्रोल किया जा रहा है। तो इसलिए पब्लिक की अपनी इंस्पिरेशन अपनी जगह बहुत काबिले तारीफ है कि वो ये चाहते हैं कि हमें इनको, तो वो हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान की क़यादत वो अपने तरीके के मुताबिक इसको हैंडल करती है और उनको हैंडल करना चाहिए। सर, हाउ डू यू सी अब इसके बाद एक हमारे पास एक ड्रिवन जो हमारे पास फ्यूचरिस्टिक एक अप्रोच होनी चाहिए, उस एतबार से हाउ डू सी? चलें, ये तो अभी इससे एक मामला है, खुला हुआ है, और ये आई मीन लाइक इट हैज़ स्टार्टेड। अब ये कहाँ तक जाता है, वेयर इट गोज़, हाउ इट विल शट डाउन, ये अभी हमें पता चल जाएगा। लेकिन एक चीज़ है जो शुरू से हम कहते आ रहे हैं, व्हाट इज़ माय एनालिसिस ऑन इट, कि जी मकबूजा कश्मीर का एक मसला है। हम पड़ोसी तो बदल नहीं सकते, चाहे अगर उसकी शक्ल पसंद ना हो या उसकी हमें हरकतें पसंद ना हो, लेकिन फ्रेंड्स आप बदल लेते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। भारत को भी ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए। पाकिस्तान अंडरस्टैंड करता है बहुत से मामलात में और हमेशा ही कोऑपरेट करता है। मगर अब जो इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर जो इन्होंने अटैक किया है, फिर जो भारत का इशू है, जो उसकी जो पोजीशन इन्होंने चेंज की, और कश्मीर की जो ख़ास तौर पे जो मकबूजा कश्मीर का मामला है, वो सारा जो है उसका स्टेटस चेंज किया। जब तक वो मसला हल नहीं होगा हम इसी सिचुएशन में ही रहेंगे। अब इन सारी सिचुएशंस को लेकर हम दुनिया के पास कैसे जा सकते हैं? हाउ अ फॉरेन पॉलिसी टू बी ड्राइव, और आगे हमें करने के लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो तो कश्मीर का मसला है, ये तो पिछले 77 ईयर से या 78 ईयर से आपके सामने है, और आप असूलन और इखलाकन और सफारती सतह के ऊपर कश्मीरियों की जो खुद साख्ता जदोजहद है उसको सपोर्ट करते हैं, जैसे हम पैलेस्टीनियन का करते हैं। और मसला सिर्फ ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जब कांग्रेस की क़यादत थी तो वो भी पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करने से इनकारी थे। दैट इज़ द रीज़न कि उस वक़्त सकूते ढाका हुआ, हमारे 26,000 सोल्जर्स थे वहाँ, और इनकी 2-2.5 लाख की फ़ौज उस चारों तरफ से हमारे हम उधर थे। तो उन्होंने एक बेशर्मी के साथ बैनुल-अक़वामी जो सरहदों को अबूर करके तो अंदर चले गए। अभी मसला ये है कि अभी हुकूमत है बीजेपी भी आरएसएस भी हिंदुत्व जो नफरतों का, और ये इसको कहते हैं ये जो हिटलर सानी के पास है, जो छोटे दिमाग का बंदा है बड़े ओहदे के ऊपर बैठा होगा। तो इसलिए जब तक के इंडिया की क़यादत के अंदर पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करने की बात नहीं आती और वो यूनाइटेड नेशन के आर्टिकल्स और उसके चार्टर के मुताबिक नहीं चलता, उस वक्त तक ये टेंशन रहेगी।
ये कि हम पड़ोसी हैं और ज्योग्राफिया नहीं बदल सकता, इसका एहसास सिर्फ पाकिस्तान को नहीं करना, उनको भी करना है। और दैट इज द रीजन कि आगे आप कहती हैं क्या होना चाहिए, आगे आप अपनी सफारती जो कोशिश है उसको भी जारी रखें, यूनाइटेड नेशन के अंदर भी अपने दोस्त और बनाएं, और इंडिया के जो इवल डिजाइन्स हैं उनको बेनकाब किया जाए, अपनी दोस्तों की तादाद में और बढ़ाया जाए। और आई एम श्योर कि आप यू विल हैव टू लिव विद दिस, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली आपका नेबर एक ऐसा मुल्क है जहां जात पात है, जहां फाशिज्म है, जहां दहशत गर्दी है, जो हमेशा रोग एक स्टेट है। आपने ये देखा कि गुजरात में 2000 मुसलमानों को जला के तो इसने वजारत उज़्मा हासिल की, और अभी वजारत उज़्मा पे आके पहले 370 किया, फिर 35A किया, उसके बाद काम ना फिर बालाकोट का चक्कर किया, फिर अभी ये एक बहाना बना के तो ये किया। तो पाकिस्तान अपने कार्ड्स खेलेगा ना, पाकिस्तान अभी किसी के कहने के ऊपर ही आगे पीछे करके, तो आई एम श्योर पूरी एफर्ट्स भी हो रही हैं और पूरी तैयारी भी है, और हर चीज में हिकमत अमली होती है, उसके मुताबिक हम आगे चल रहे हैं। लेकिन इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर तभी होंगे अगर दोनों हाथों से ताली बजती है, कि अगर उधर भी कोई ऐसा नेल्सन मंडेला के लेवल का बंदा या कोई सोच का, लंबी सोच का बंदा, कोई कदावर सियासी कायद आ जाए जो ये समझे कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते और पाकिस्तान का अपना एक राइट है रहने का, तो फिर ये बात आगे बनेगी। सर यही माजी में हम देख रहे थे, देखते आए, ऑफकोर्स जैसे आपने सीरीज ऑफ इवेंट्स कहवाए कि ये हमारे दरमियान होते रहे, इसी तरह से माजी में हमारे पास बड़ी अच्छी खबर और खुशाइन खबर भी यही आ रही थी कि चूँकि ज़ाहिर सी बात है ये मसला सारा बनता अगेन वही मकबूजा कश्मीर की डिस्प्यूट के ऊपर है, मेनली कंसर्न 90% तो 100 में से अगर देखा जाए तो वही इशू है, माजी में हल होते होते रह गया। अब आगे इसको हल करने के लिए क्या कोई उतनी सोच और कोई इस तरह से कोई डायलॉग नहीं क्या हो सकता, इम्पॉसिबल नजर आ रहा है कुछ ये? या देखो बीबी, मसला ये है ना कि ये चीजें वन साइडेड तो होती नहीं है ना। हाँ। आप अपने तौर पे तो पूरी कोशिश करते हैं कि डायलॉग हो, हम बैठ के बात करें, यूनाइटेड नेशन का चार्टर है, यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस हैं, जनेवा कन्वेंशन है, वियना की कन्वेंशंस हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के डिसीजंस हैं, कश्मीरियों की हालत ज़ार है। आप बैठ के बात करें और उसके मुताबिक आगे चलें। लेकिन अगर दूसरी तरफ इस तरह की हठधर्मी पे आपको बड़े ओहदों पे छोटे लोग नजर आए, जो बैनुल-अक़वामी ट्रीटीज है हमारी वाटर की, उसको भी वो कहते हैं हम हेल्ड इन अबेंस कर देंगे और हम ये करेंगे, तो ये तो आंखों से अंधा, ये एरोगेंस और रौनक जो है, ये अगर एक तरफ से होगी तो मसाइल। लेकिन आपको अपनी एफर्ट जारी रखनी चाहिए। पाकिस्तान अपनी तौर के ऊपर हर लेवल के ऊपर कश्मीर के मसले को भी उठाएगा, और ये भी हमने बताया पूरी दुनिया को कि अगर दहशतगर्दी और टेररिज्म का जो वर्स्ट विक्टिम है वो पाकिस्तान खुद है और उसके पीछे इंडिया है। ये खाव जाफर एक्सप्रेस का केस हो, ये आपका ये कुलभूषण यादव जैसा दरिंदा जो पकड़ा हुआ है, और बहुत से ऐसे, उस दिन DGISPR ने बड़ा डिटेल में पूरी स्लाइड्स के साथ एक्सप्लेन किया और इंटरसेप्ट करके प्रूफ्स दिया कि ये लोग इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए ये एक सिचुएशन है जिसको जिंदा कौमों को फेस करना होगा। तो हमें और चौकन्ना रहना है, हिम्मत के साथ रहना है। अल्लाह के करम से हम इन सारे चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं। सर वेरी क्विकली बस लास्ट क्वेश्चन आपसे, लास्ट पॉइंट बात करूँगी। राफेल हमने गिरा दिया उनके, और वो फ्रांस का है क्योंकि उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी, और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म आया कि इन्होंने तो दूसरे कंपनीज को भी ना सिर्फ अपने आप की तो सुबकी उठाई दूसरों को भी सुबकी पे मजबूर कर दिया। ये पॉइंट ऑफ व्यू कैसे देखते हैं आप? देखा, ऑफ कोर्स राफेल जो है ना जी, ये दुनिया का बड़ा टॉप क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट एक एयर प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर जिसकी चाबी आप उसी पायलट को दे सकते हैं जिसने 8-10 साल 15 साल ट्रेनिंग करके फ्लाइंग करके ये स्टेट ऑफ द आर्ट हाई टेक चीज को समझता हो। इनके पायलट है नालायक, और ये जहाज है बहुत और उसके सेंसर्स, नाइट विजन डिवाइसेस, रेडार्स का उनको ये नहीं पता है। तो दैट इज द रीजन कि फ्रांस के लिए भी ये एक बड़ी एक ह्यूमिलेशन
का वक्त है और वो कहते हैं कि यार इनको इन्होंने गिरा दिया है, तो ये दैट इज वाई उनकी जो है इंटरनेशनल मार्केट में उनके शेयर्स डाउन हो गए हैं और JF-17 थंडर के ऊपर गए हैं। और लेकिन बेसिकली मशीन इंपॉर्टेंट जरूर है, लेकिन मशीन से ज्यादा मशीन को ऑपरेट करने वाला जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान के पास दुनिया के बेहतरीन पायलट्स हैं। जब पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान भी था तो MM आलम और बंगाली भी जो यहाँ ट्रेन होके गए रिसालपुर एकेडमी में या पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में, वो हमेशा चमके हैं। और दैट इज द रीजन कि क्वालिटी ऑफ सोल्जर और इसकी डेडिकेशन और इसकी विल टू फाइट और ये जो इसके अंदर डिटर्मिनेशन है, उसका मुकाबला इंडिया देयर इज नो क्वेश्चन के किसी लिहाज से भी कर सके। ठीक हो गया है। थैंक यू सो वेरी मच। लेफ्टिनेंट जनरल सेंटर अब्दुल कयूम हमारे साथ मौजूद थे मुस्लिम लीग नून से। मेरे साथ सेंटर साबिर बलोच हैं पीपल्स पार्टी से, उन्होंने भी ज्वाइन किया हुआ है। सेंटर साहब बहुत शुक्रिया आपको, वेलकम टू द प्रोग्राम। सेंटर साहब आप कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ सेंटर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सेंटर साहब सिचुएशन आपके सामने है, पॉलिटिकल भी, डिफेंसिव भी। बिलावल साहब इस वक्त छाए हुए हैं, आलमी मीडिया पर बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। सवाल यही है कि ऑफ कोर्स हुकूमत की हमें स्ट्रैटेजी तो नज़र आ रही है सारी, लेकिन इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, आपने देखा आज भी 10 से 12 सिटीज़ के अंदर उन्होंने ड्रोन के अटैक किए भारत की तरफ से, कराची भी उसमें और सिंध तक पहुंच गए मामलात। आप लोग कैसे देख रहे हैं इस सारी सिचुएशन को? जी देखें रिदा, बात यह है कि जब भी पाकिस्तान पर इस किस्म के हालात आए हैं, ये पहली दफा नहीं हुआ कि हिंदुस्तान ने यहाँ हमला किया है। इससे पहले भी पाकिस्तान का 3-4 बाकायदा जंगें हुई हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। लेकिन इन जंगों में आलमी सतह पर और आपके पॉलिटिकल सतह पर जो रोल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरान ने जो निभाया, वो आपको पता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कितना बड़ा रोल उसका था और कितना बड़ा दानिशमंदाना रोल था, और वर्ल्ड दुनिया को उसको अपने राय मिलाने के लिए आज वही रोल मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अदा कर रहे हैं। और कितनी अक्लमंदी के साथ, कितनी दानिशमंदी के साथ और आर्गूमेंट्स के साथ, और किसी किस्म की जो है ना वो सिचुएशन को अबतर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको कूल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी हुकूमत के चंद वज़रा, ख्वाजा आसिफ जैसे, तारक जैसे लोग, अब वो इन तमाम बातों को जो चेयरमैन साहब की जो एफर्ट्स हैं दुनिया को समझाने के लिए, दुनिया को बताने के लिए, वो बड़ी गैर जिम्मेदारी का जो है ना हमारे हुकूमत के लोग मुजाहरा कर रहे हैं। बहरहाल देखें, बात यह है कि छोटी छोटी बातों पर आमतौर पर बड़ी बड़ी जंगें होती हैं। अब 65 के वार को आप देखें कि रन ऑफ कच्छ में एक सड़क बनाने से वो जंग शुरू हो गई और कितनी बड़ी तबाही ले आया। और इसी तरह हमारी जो है ना लीडरशिप जो थी, यानी जब ईस्ट पाकिस्तान का डिबेकल हुआ तो वो भी, उसको भी प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं किया गया, क्योंकि एक मार्शल था और मिलिट्री के लोग सियासत में चाहे हुए थे सियासत पर। तो सियासत इज ए डिफरेंट थिंग और जंगी स्ट्रेटजी, वॉर स्ट्रेटजी, वो जो है ना वो और चीज होती है कि जो मिलिट्री का काम है। लेकिन अगर मिलिट्री को आप पॉलिटिक्स में ले आएंगे, सियासत में ले आएंगे, सियासी तरीकेकार से चलाएंगे तो वो वर्केबल नहीं। इसी तरीके से 1970 में भी जो ना पाकिस्तान को टूट भी गया और बड़े नुकसान आते हुए। तो इस दफा भी अब मसला ये है कि देखें कि अब हिंदुस्तान में इलेक्शन, ये मोदी साहब हमेशा सालों साल वो एक इलेक्शन के चक्कर में पड़े हुए हैं। वो अपनी इलेक्शन स्ट्रेटेजी थ्रू आउट द ईयर वो कर रहे हैं। अब मुसलमानों को हिंदुस्तान में उनको तकसीम करने की भी एक काफी बड़ी जो है ना वो सोच रहे हैं कि उनको किस तरह तकसीम किया जाए ताकि उससे उसके इलेक्शन मीन्स जो ना वो बन जाए। लेकिन मसला ये है कि देखें, अब बात ये है कि ये 1970 का या 65 का वॉर नहीं है। अब ये वॉर और रंग शक्ल इख्तियार कर, अगर खुदा न खास्ता जंग हुआ तो ये हम नहीं कह सकते सिर्फ कि जी कि ये नुकसानात पाकिस्तान को होंगे, हिंदुस्तान को होंगे, बल्कि ये दोनों मुमलिकतों को होंगे। दोनों न्यूक्लियर पावर है और दोनों जो है ना एक ऐसे स्टेज पे खुदा न खास्ता आ जाए कि अगर वो
अपने यानी एक एटमी वॉर शुरू कर दें, तो ये फिर दोनों मुल्कों के लिए बहुत नुकसानदेह है। और नुकसानदेह क्या, बल्कि इतने सख्त नुकसानदेह होगा और इतनी बड़ी सख्ती से तबाही आएगी, क़यामत का समा होगा। तो अब बेहतर यही है कि जी के यानी चीजों को दानिशमंदी के साथ अपने हाथ में लेना चाहिए। चेयरमैन बिलावल साहब कोशिश में लगे हुए हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए, हुकूमत को चाहिए उनको सपोर्ट करें, पाकिस्तान के अवाम को चाहिए कि उनको सपोर्ट करें, ताकि वो एक सिचुएशन पे आ जाए और एक इस चीज को, इस मामले को कूल डाउन करें। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। सेंटर साबिर बलोच साहब पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे। तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, जंग फिर कहेंगे कि किसी मसले का हल नहीं है। बाय द एंड ऑफ द डे आपको टेबल टॉक्स पर आना ही पड़ता है। इट डजंट मैटर इफ यू डोंट लाइक योर नेबर्स, अगेन आई रिपीट, again, it doesn't matter if you don't like your neighbors. It doesn't make any sense if you don't like your neighbors, but if you are sharing your boundaries, you have to tolerate, you have to have some patience, you have to bear few things. इसी के साथ अपनी मेज़बान दस्तफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।